बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह के 11:30 बजे हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलने के हवाले से, क्योंकि आर्टिकल एब्रीगेशन के बाद जहां वज़ीर दाखिला ने खुद पार्लियामेंट फ्लोर पे कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने भी इसकी डिमांड रखी है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को छोड़कर बाकी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, उसके बाद यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाए। अब राज्यसभा में कल जो वजीर ममलिकत बराई उमूर दाखिला है नीतू आनंद राय ने कल कहा कि जम्मू कश्मीर को मौजून टाइम पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। मतलब जब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे तब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। अब ये हालात कब ठीक होंगे और जिस तरह यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोसेस शुरू किया है लोगों के साथ राब्ता मुहिम बढ़ाने का, तो क्या इलेक्शंस की तैयारियां चल रही है। ऑल पार्टीज मीटिंग जो बुलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में, जहां जम्मू कश्मीर की लीडरशिप भी चली गई थी और उन्होंने वहां पे अपनी बात रखी थी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहां पे इलेक्शन का माहौल जैसा बन चुका है। अब स्टेटहुड का दर्जा कब दिया जाएगा? क्या यहाँ यूनियन टेरिटरी में इंतखाबात कराए जाएंगे या स्टेटहुड के बाद ही यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है और कई पॉलिटिकल पार्टीज जो के लीडरान जो है वो इस पे बात जरूर कर रहे हैं। और अगर महबूबा मुफ्ती की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनका कहना है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कल पीडीपी की सदर ने जिस तरह कहा कि जम्मू कश्मीर ने जो कुछ खोया वो वापस मिलना चाहिए, मरकजी सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो 4 अगस्त की पोजीशन जो है वो बहाल करे जम्मू कश्मीर में। तो अब यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान हैं वो अलग अलग तरीके से अपनी राय दे रहे हैं। हम इसी मामले पे बात करेंगे कि अब स्टेटहुड का दर्जा मिलने वाला है, मगर हालात कब ठीक होंगे, हालात का क्या मकसद है और मौजून जो वक्त बताया जा रहा है वो कब है। मेरे साथ 2 मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं। एक तो अल्ताफ ठाकुर है जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, और मेरे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी भी मेरे साथ बराह रास्त जुड़े हैं। इसी मामले पे बात होगी। अल्ताफ, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। खैर मकदम है आपका प्रोग्राम में। जिस तरह कल बात कही गई है राज्यसभा में, जिस तरह जो वजीर है वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला, उनका ये कहना है कि हालात ठीक होने के बाद, हालात साजगार होने के बाद जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या आप मानते हैं कि अभी भी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है? देखिए रूप साहब, ये पहले ही कमिटमेंट की गई है और ऑन द फ्लोर देश के होम मिनिस्टर ने कहा कि मौजूद वक्त पे आपको जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। और एक बार फिर ऑन द फ्लोर यही बात दोहराई गई कि स्टेटहुड मौजूद वक्त पे वापस आएंगे। अभी तक आप जहां हालात खराब होने की बात करें, देखिए धीरे धीरे 370 खत्म होने के बाद आज देखिए जम्मू कश्मीर अमन की तरफ चल रहा है। अब जो पत्थरबाजी और स्टोन पैलेटिंग जो हो रही थी या जो आईएसआई के दूसरे झंडे हो रही थी, एक पहलू हुआ था वो एकदम खत्म हो गया। लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम में कुछ भेड़िए अंदर घुसे हुए हैं जो अभी भी हालात खराब करने पे तुले हुए हैं। आप देखिए रिसेंटली 2 दर्जन से ज्यादा जो सरकारी मुलाजमीन थे उनको बर्तरफ किया गया। वो वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह के उन्होंने सिस्टम के खिलाफ और देश के खिलाफ जो जंग लड़ी थी, एक वो जब तक वो क्लियर नहीं होगा कि जो सिस्टम के अंदर रह के जो देश के खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ रखा, उन लोगों को अलग थलग करके उनको अपनी सही जगह, जिनकी जगह जेल है, उनको वहां पहुंचा देना। और दूसरी उसमें आप देखिए सईद सलादीन के 2 बेटे थे जो वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हुए भी उन्होंने देश के लिए जंग छेड़ रखी थी। और एक पहलू भी है, देखिए मेन स्ट्रीम पार्टियों में भी कुछ लोग अभी तक है जो मेन स्ट्रीम का चोला पहनते हुए जिन्होंने देश के खिलाफ जंग लड़ा है। आपके सामने वाज़ेह मिसाल है वहीद परा पीडीपी का एक बहुत बड़ा उन्होंने पोस्ट जिसपे वो एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहां वो मिलिटेंटों को फंडिंग कर रहा था, वो वहां मिलिटेंटों को मोबिलाइज कर रहा था और उनको एक जगह से दूसरी जगह कहां ले जाना था, वो सिस्टम के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ था कि लगता था कि वही आज जब उसकी हालात देख रहे थे तो लगता है कि वहीद परा दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा एजेंडा है। आप तो सरकार में हिस्सेदार थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, तब वहीद परा एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रहे थे, तो उसके बाद वहीद परा
बिल्कुल हम मानते हैं कि हम गवर्नमेंट का हिस्सा था और यही वजह है कि जो पीडीपी की नीतियां थी, जो पीडीपी की पॉलिसीज थी, उन्हीं पॉलिसीज को देखकर जो उनका एक साफ टारगेट हमेशा पाकिस्तान और दहशतगर्दों के साथ रहा है, उसी को मद्देनजर रखकर हमने छोड़ दिया। और ये भी सच्चाई देखिए, वही पर सिस्टम का एक हिस्सा। दोबारा मैं अल्ताफ, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मेरे साथी हिलाल हांजुरी भी इसी मामले पे, मुद्दे पे मेरे साथ जुड़े हैं। हिलाल, जिस तरह अल्ताफ कह रहे हैं कि अभी भी कुछ करना बाकी है, मगर मुलाजमीन के हवाले से जिस तरह उन्होंने बात की और खासकर सैयद सलाहुद्दीन के बेटे के हवाले से बात की कि वो मुलाजिम होकर भी जैसे उन्होंने जंग छेड़ी है, क्या इन मामलात को ही हम कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और ये सब कुछ करने के बाद स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जा सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जनत मौजूद वक्त पर जम्मू कश्मीर, लेकिन इस मौजूद वक्त से मुराद जम्मू कश्मीर के अंदर आखिरी, और अगर यही जरूरत है कि आखिरी बिंदु खामोश होने तक स्टेटहुड नहीं बल्कि कंटिन्यू रहेगी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिटरी टैकल करने की कोशिश करेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये भी बता देना चाहिए कि इसके डेडलाइन क्या रहेगी और कब तक इसको खत्म कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर स्टेटहुड देने से दहशतगर्दी को परवान चढ़ाया जा सकता है, उसको फरोग मिल सकता है, अगर स्टेट असेंबली के क्याम से यहाँ पर हालात खराब हो सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में ये कहते हुए बीजेपी से भी बात करनी होगी कि अब यहाँ पर स्टेटहुड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे यानी स्टेटहुड से ही जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी को फरोग मिल रहा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है, वो भी नहीं कहा जाता है। अब जो मुबस्सिरीन है उनका मानना है कि चॉइस बन चुकी है अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कि वो कब इसको देना चाहेंगे, इट इज अप टू देम। अदरवाइज स्टेटहुड के साथ दहशतगर्दी का कोई रास्ता नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ इलेक्शन के साथ जो है दहशतगर्दी का कोई वास्ता नहीं है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर अभी नीड जो है लोगों की, वो यही बताई जा रही है कि यहाँ पर स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए, लोकल रिप्रेजेंटेटिव आने चाहिए, और उससे क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसाइल वो हल हो सकते हैं। लेकिन अवामी तौर पर या मजबूरी तौर पर या मुबस्सिरीन के लिए राय है वो ये है कि इससे चॉइस बना दिया गया है, और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार चाहेगी तब यहाँ पर स्टेटहुड दिया जा सकता है, और अगर उनका मन नहीं बना देगा तो फिलहाल हालात कितनी ठीक भी ना हो तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं हो जाएगी। एक और चीज याद करना चाहूंगा, यही सरकार इसी पार्लियामेंट में, इसी राज्यसभा में, इसी लोकसभा में ये भी कहती आई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर मुतवातिर तौर पर हालात बेहतर हो रहे हैं। कंपैरिजन में लाया जाता है साल 2019 के, 18 के, 16 के, और दावे किए जाते हैं कि मिलिटेंसी का ग्राफ भी कम हुआ है, रिक्रूटमेंट का भी ग्राफ कम हुआ है, हमलों का ग्राफ भी कम हुआ है, स्टोन पेल्टिंग जो है वो कम हो गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 0 टॉलरेंस है अगेंस्ट मिलिटेंसी। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर स्टेटहुड बहाल हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब डीजीपी के इलेक्शन हैं, जब पंचायत के इलेक्शन आपने खुशगवार माहौल में कराए हैं बगैर किसी इंतजाम के, तो फिर स्टेट इलेक्शन भी होने चाहिए, असेंबली इलेक्शन भी होने चाहिए, और स्टेटहुड का भी दर्जा बहाल करने का इससे बड़ा मौजूद वक्त है। बिल्कुल हिलाल, आप बने मेरे साथ बने रहिए। अल्ताफ, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि जो कुछ मुलाजमीन के हवाले से उन्होंने बात की, और खासकर अगर आप सैयद सलाहुद्दीन के हवाले से बात की, तो एक तो ये कि सैयद सलाहुद्दीन के बेटे यहां पे रह रहे हैं, क्या उनको मुलाजमत करने का हक नहीं है? एक तो ये सवाल। दूसरा कि जहां आप कह रहे हैं कि हालात ठीक होंगे तब यहां पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, जहां अभी लोगों की ग्रीवेंसेस आपको खुद पता है, आप एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपके पास भी लोग आते होंगे अपने मामला लेकर कि ब्यूरोक्रेसी और लोगों में कितना फर्क है, कितनी दूरी है, और जो लोगों के मामला दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इन मामला को कैसे फिर खत्म किया जाएगा? जैसे ये कह रहे हैं कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए सरकार बनी हुई है, मगर अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ के लोगों के मसाइल बहुत ज्यादा है, और ब्यूरोक्रेसी जो अभी की स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ज्यादातर क्योंकि लोगों की रसाई ब्यूरोक्रेसी तक नहीं होती है, जितनी रसाई उनके अपने जो लोग होते हैं, एमएलएज होते हैं, तो ये जो मामला लोगों का बढ़ रहा है, तो इसके हवाले से भी हम कह सकते हैं कि हालात जो है काफी खराब हो रहे हैं लोगों की, अगर बात करें। रूप साहब, मैं पहले आपके पहले वाले सवाल का जवाब दे सकते कि जम्मू कश्मीर का जो शहरी है, जम्मू कश्मीर में जो रहता है, उसको पूरा हक है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाए, वो नौकरी करे या किसी तरीके की, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी करे। ये डेमोक्रेसी है, और हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भी नहीं थी, उसको हक है। लेकिन बहैसियत एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम है, और मुलाजिम हो के आप देश के खिलाफ जंग छेड़ रहे हैं, उस शख्स को नौकरी करने का कोई
चलिए, अल्ताफ के साथ हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया। कोशिश करेंगे दोबारा से अल्ताफ ठाकुर को उससे बात करने की। हिलाल, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि जिस तरह अब बार बार जो कहा जा रहा था कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा और इलेक्शंस यहाँ पे करवाए जाएंगे, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूनियन टेरिटरी में ही अब इंतखाबात किए जाएंगे और फिर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, जिस तरह माहौल बन रहा है? हिलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोशिश करेंगे हमारे दोनों मेहमानों से हम राब्ता कायम करेंगे, क्योंकि बात करना बड़ा जरूरी है इस मामले पे। यहाँ एक तरफ यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है कहीं ना कहीं वो इलेक्शन की तैयारियां भी कर रही है। अब लोगों से राब्ता मुहिम को बढ़ाया जा रहा है कि और हर एक पार्टी जो है उनके साथ राब्ता मुहिम जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अभी जो वादा किया गया था होम मिनिस्टर की तरफ से कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा, अभी उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो हिलाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। तो मैं आपसे हिलाल जानना चाहूंगा कि इंतखाबात, जिस तरह बात कही जा रही है कि इंतखाबात अब कराए जाए यहाँ पे, तो जिस तरह कल कहा गया कि अब जब हालात यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ठीक होंगे, मौजूद वक्त पे यहाँ पे जो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि अब यूनियन टेरिटरी में यहाँ पे इंतखाबात कराने की कोशिश की जा रही है? मूड लग रहा है कि वो एक मश्क के तहत, एक पॉलिसी के तहत, एक प्लानिंग के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए यूनियन टेरिटरी के अंदर। वरना जैसे अल्ताफ साहब फरमा रहे हैं कि यहाँ मेनस्ट्रीम जमातों की जानिब से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं कि जिससे फरोग मिला है यहाँ के मिलिटेंसी को, दहशतगर्दी को। लेकिन यही वो जमातें हैं, यही वो जिन पर इल्जाम लगाया जाता है कि आप खानदानी राज चला रहे हैं, जिन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। लेकिन जब आल पार्टी मीटिंग होती है वहाँ अल्ताफ ठाकुर साहब को नहीं बुलाया जाता है, वहाँ पर महबूब मुफ्ती को ही बुलाया जाता है, वहाँ पर उमर अब्दुल्ला को बुलाया जाता है, वहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर जो तजाद जो है कहने और करने में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस तरह से जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि स्टेटहुड का, मुझे लग रहा है कि अभी तक की सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसी मामले पर कारबंद है कि स्टेटहुड के अंदर नहीं बल्कि यूनियन टेरिटरी के अंदर ही कम से कम एक इलेक्शन लड़ा जाए। और इस पर अगर से हटवी राय यदि सरकार की नहीं आई, लेकिन अंदाजे और अटकलियां यही दिखा रही हैं, यही जता रही हैं कि ये इलेक्शन स्टेटहुड से पहले ही होने चाहिए। डिस्पाइट की जो यहाँ की लोकल पार्टी बीजेपी ये कहती है कि यहाँ पर स्टेटहुड बहाल होना चाहिए, उसके बाद इलेक्शन होना चाहिए। तो अब देखने वाली बात होगी, लेकिन अंदाजा ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी तक इस हवाले उस इलेक्शन का क्या कुछ हासिल हो सकता है जिसमें यहाँ के साबिका वजीर आला जो रहे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो क्या ये कंसर्न नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए? लेकिन अगर नहीं लड़ेंगे तो अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी बोलेगी कि हमने उनको नहीं रोका है, ये उनकी इंडिविजुअल राय है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कह सकती है। तो इस तरह से ये अलग चीज है कि वो उसमें लड़े या ना लड़े। चले हिलाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्ताफ ठाकुर मेरे साथ अभी बराह रास्त है। अल्ताफ, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिस तरह हिलाल ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में इंतखाबात कराने की कोशिश की जा रही है और एक इलेक्शन जो है वो यूनियन टेरिटरी में कराया जाएगा, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सही इलेक्शन होगा? क्योंकि जहां आपके साबिका वजीर आला जो रियासत के रह चुके हैं वही पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि अगर यूनियन टेरिटरी में इंतखाबात होंगे हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। महबूबा मुफ्ती तो ये कह रही है कि 370 बहाल होने के बाद ही वो पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए रूप साहब, सबसे बड़ा मसला है कि यहाँ जो आज लोग परेशान है, जो ब्यूरोक्रेसी की वजह से लोग परेशान है। आप देखिए आज यहाँ गवर्नर अलजी साहब का गवर्नर रूल है, लेकिन वो भी बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हर हाल में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही सही तर्जमानी लोगों की कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि किस इलाके में कौन सी प्रॉब्लम है और हमें उस इलाके के साथ क्या करना। जो आउटरीच प्रोग्राम जो लोगों के साथ जुड़ना होता है वो एक रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी अपनी तरीके से एक अलग उनका काम करने का तरीका होता है, लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट होती है जहां से जम्मू कश्मीर के अवाम को डेवलपमेंट मिल सकती हो, जम्मू कश्मीर के अवाम को क्या आप जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो लीडरशिप है क्या वो तैयार है यूनियन टेरिटरी में इंतखाबात करने के लिए? देखिए रूप साहब, दूसरी सबसे बड़ी बात है, देखिए मैंने कहा सबसे पहले इलेक्शन कराना, और ये आपकी मर्जी है कौन इलेक्शन में जाना चाहता है, कौन इलेक्शन में नहीं जाना चाहता है। किसी ने जबरदस्ती नहीं की है कि आप मत इलेक्शन में जाओ, किसी ने जबरदस्ती की है कि आप इलेक्शन में जाओ। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत कौन इलेक्शन में जाना चाहता है, कौन इलेक्शन में नहीं चाहता है। वैसे मैं पार्टी की आपको एक एक्सपीरियंस कहूं कि ये वही पार्टियां है जब पंचायत राज और
म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ था तब इन्होंने बाइकाट किया और उन्होंने प्रत्याशी कैंडिडेट्स खड़े किए। उसके बाद बीडीसी इलेक्शन में इन्होंने हिस्सा लिया और जब डीडीसी इलेक्शन पार्टी तो कंटेस्ट करेंगी ना। रुख साहब ये वही पार्टियां है जिन्होंने कहा था कि जब तक 370 बहाल नहीं होगा हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपके सामने डीडीसी इलेक्शन है। डीडीसी इलेक्शन जब 370 खत्म हो चुका था उसके बाद चलिए अल्ताफ साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ बराह रास्त थे और हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी भी। बात हो रही थी स्टेटहुड के दर्जे को लेकर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, और कल ही जिस तरह राज्यसभा में वजीर मामलिकत बराए उमूर दाखिला उनका कहना है कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होंगे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। अब ये हालात कब ठीक होंगे और इन हालात को कहां से किस तरह जोड़ा जा सकता है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। नाज़रीन, आप उर्दू खबरनामा देख रहे हैं और उर्दू खबरनामे आप दूसरी खबर पे बात करेंगे मौसम के बदलाव के हवाले से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने बदलाव लिया और बादल फटने की वजह से कई इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब हुए हैं। 10 लोगों की जान भी चली गई है, 19 अभी भी लापता है। बात करें कश्तवाड़ की, बात करें राजौरी की, बात करें करगिल की, बात करें बांडीपोरा आलूसा की बात करें, बादल फटने से इन इलाकों में तबाही मची हुई है और अभी भी जो 19 के करीब जो अफराद है वो अभी भी लापता है। 18 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। और अगर हम कश्तवाड़ की बात करें जहाँ पे ज़्यादा तबाही हुई है, दक्षिण की जो पूरी बस्ती है वो इस बाढ़ में बह गई है। अब वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आज सुबह दोबारा शुरू किया गया है। हमारे साथी अजय शान से हम जानना चाहेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से वहाँ की अभी क्या कुछ सूरत हाल है। अजय, शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में बात करने के लिए। मैं जानना चाहूँगा रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से क्या कुछ अभी वहाँ पे हो रहा है और क्या और किसी डेड बॉडी को वहाँ से निकाला गया या किसी को जिंदा बचा लिया गया है? देखिए कल लेकिन अभी तक कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। 19 के लोग करीब जो लोग हैं पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन हैं चुनाव नदी हो या मकानी मरुसुबत दरिया है उस पर निगरानी रखी गई थी पुलिस और मकानी लोगों की तरफ से कि कहीं कोई वो करके इस नाले या नदी में ना आ जाए। तो जिस वजह से अभी भी कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन मौसम अभी भी कहीं ना कहीं खराब चल रहा है, जिस वजह से जो एनडीआरएफ की टीम एयरलिफ्ट करके वहां पहुंचाने की वो कामयाबी नहीं हासिल हुई है। लेकिन हमें जो बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ की बाई रोड पिस्टॉल के लिए रवाना कर दी गई है और हो सकता है कि देर शाम तक वो भी कहां पर पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल जो मुकामी पुलिस है, आर्मी है और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 2 मुकामी लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। डीपराम जम्मू डिवीजन एडीजीपी जम्मू वो खुद आज बाई रोड ही वहां के लिए निकल गए हैं। तो कहीं ना कहीं सरकारी लेवल पे मोबिलाइजेशन है, लेकिन जो मौसम खराब हुआ है उस वजह से कहीं ना कहीं इसमें बाधा जरूर आ रही है। जो वहाँ के मकीन है, जो लोग बचे हैं इस बाढ़ से, जो पानी के नजदीक ही रह रहे थे जहाँ पे ये बाढ़ आई है, क्या उनको कहीं पे रखा गया है? उनके लिए कोई इंतजाम किए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि हौसट गांव जो है 60 से 70 घर इसमें हैं, जिसमें 19 जो फिगर अभी आई है कि 19 के करीब घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, इसके पानी की तरफ में आगे थे और बाकियों को जो मुकामी स्कूल है वहां पर रखा गया है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जबकि जो इंजर्ड थे 17 लोग इंजर्ड थे, जिनमें से 3 को कल देर शाम पिस्तौल लाया गया था, एक को अभी जेएमसी जम्मू रेफर किया गया है। तो कुल मिला के एक को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एडवांस टीमें आनी चाहिए थी वो अभी पहुंच नहीं पाई है, उसमें थोड़ी देरी जरूर हो रही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में कुछ इस पर तेजी जरूर होगी। तो जो डेड बॉडीज रिकवर की गई है क्या वो लवाकिन हवाले कर दी गई है या अभी भी जो सरकारी तहवील में ही है या उनको मेडिकल कॉलेज जम्मू मेडिकल कॉलेज में रखा गया फिलहाल? देखिए ये डेड बॉडीज वही स्पॉट पर ही है, जो मेडिकल और पुलिस की अमला वहां पर था वहीं पर सारी डॉक्यूमेंटेशन की गई है और के हमारे घर दी गई है। एक फॉर्मेलिटी होती है वो पूरी वहां पर कर ली गई है, ऐसा आपने तरफ से बताया गया। पानी में कोई कमी देखने को मिल रही है या पानी का बहाव बढ़ रहा है वहां पे? देखिए अभी जो हमारे पास खबर आई है कि वाटर लेवल में कुछ डिक्लाइन जरूर है, वाटर लेवल नीचे आया है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन पानी में जो बहाव है वो कमी जरूर देखी जा रही है।
تو جو ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ابھی بھی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے، کیونکہ ابھی بھی تقریباً جو لاپتہ 19 کے قریب لوگ لاپتہ ہے، تو کیا کچھ ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کنٹینیو رہے گا جب تک پاسبل ہے. این ڈی آر ایف کی ٹیم کا انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ جو اسپیشلائز اکوپمنٹ ان کے پاس ہے، اگر کوئی مرد کی نیچے تباہ ہے اس کو ریسٹ کرنے کے لیے، تو ان کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے. اور جو بتایا جا رہا ہے کہ یہ وار فوٹنگ پر جو شروع کیا گیا تھا اس کو اور تیز کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے. چلیے اجے، بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اس خبر پہ آپ نظر رکھیے، آنے والے خبروں میں آپ سے پھر سے اس حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، کیونکہ معاملہ ابھی بھی ہے کہ ریسکیو آپریشن کو شروع کیا گیا ہے مگر جو لاپتہ افراد ہیں ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن کے لوگ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، پولیس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیمیں وہاں پہ لگی ہوئی ہے. جو لاپتہ لوگ ہیں ان کی بازیابی کے لیے پوری طرح جو ہے ریسکیو آپریشن چلایا گیا ہے. ناظرین، آپ اردو خبر نامہ دیکھ رہے ہیں. اردو خبر نامہ میں بات کریں گے سیاست کے حوالے سے ہی. آل پارٹیز میٹنگ کے بعد، جس طرح پرائم منسٹر نے آل پارٹیز میٹنگ بلائی تھی، اس کے بعد یہاں پہ کئی لیڈران نے بات کی کہ کیا کچھ ہوا آل پارٹیز میٹنگ کے بعد، اور جہاں لیڈرشپ کو بلایا گیا تھا اور ہر ایک لیڈر نے اپنی طریقے سے بات رکھی تھی پرائم منسٹر کے سامنے، مگر 1 مہینے سے زیادہ وقفہ ہو گیا مگر کوئی بھی خاص پیش رفت دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے. نیشنل کانفرنس کے لیڈر سیف الدین بٹ نے بھی کہا کہ آل پارٹیز میٹنگ کے بعد جو کچھ امیدیں تھی ابھی کوئی بھی امید جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. کیا کچھ آل پارٹیز میٹنگ کے بعد انیشیٹو لیا گیا ہے، اور جس طرح وعدہ دیا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک تو اسٹیٹ ہوڈ اور باقی معاملات کو ٹھیک کیا جائے گا، تو ابھی بھی کچھ پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. سیف الدین بٹ کیا کہہ رہے ہیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. میٹنگ بلائی، یہ کریں گے وہ کریں گے، کشمیر کو الیکشن کریں گے، یہ کریں گے، آئی بات گئی بات، صرف انٹرنیشنل لیول پر ملکی لیول پر دکھانے کے لیے کچھ کیا نہیں. کیا کیا؟ جبکہ نیشنل کانفرنس کا پروگرام ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے ریٹ، ہم نے دفعہ 370 اور 35A کے لیے اور کشمیریت کے لیے میں اپنی ذاتی طور اپنی رائے میں کہہ رہا ہوں، اور پارٹی کی رائے ہے، فاروق عبداللہ صاحب کا، عمر صاحب کا پروگرام ہے سپریم کورٹ کے ذریعے، اور اسمبلی میں اگر لوگوں نے ہمیں اعتماد دیا، کل جتایا، تو اسمبلی میں ہم ان کو یہ حق چھین کے لیں گے، قانونی سپریم کورٹ سے چھین کے لیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے. دین بٹ نیشنل کانفرنس کے لیڈر حلقہ انتخاب خان صاحب کے بات کر رہے تھے، اور بات ہو رہی تھی آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد جموں کشمیر کے حالات، اور جو آل پارٹیز میٹنگ بلائی گئی تھی اس میٹنگ کے بعد کیا کچھ حاصل ہوا، اس پہ بات کر رہے تھے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر سیف الدین بٹ. ناظرین، مغل گارڈنز کے حوالے سے بات کریں تو مغل گارڈنز کو جاذب نظر بنانے کے لیے اب سرکار نے ایک MOU سائن کیا ہے، اور JSW فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ MOU جو ہے وہ سائن کیا گیا ہے. اس کے ذریعے ایک تو ریسٹوریشن جو مغل گارڈنز کی ہونی ہے، ایک تو خاص کر بات کریں شالیمار اور نشاط باغ کی ریسٹوریشن، اور وہاں سے کس طرح زیادہ ریونیو کو جنریٹ کیا جائے گا، اس حوالے سے ایک MOU جو ہے وہ اس فاؤنڈیشن کے JSW فاؤنڈیشن کے ساتھ سائن کیا گیا ہے. اب اس JSW فاؤنڈیشن کا رول کیا رہے گا، ان کو باغات کے حوالے سے کیا کچھ کرنا ہوگا، اس پہ ہم براہ راست بات کریں گے. ہمارے ساتھی عرفان فاضل ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ بات کریں گے کہ اصل مقصد کیا ہے اس MOS کا، اس JS فاؤنڈیشن کا، کیونکہ ابھی تک تو اس طرح کا کوئی MOS سائن نہیں ہوا ہے، کسی بھی فاؤنڈیشن کو مغل گارڈنز نہیں دیے گئے تھے ریسٹوریشن کے لیے. اب سرکار کا یہ فیصلہ، کیونکہ اگر بات کریں ریونیو کے حوالے سے کہیں نہ کہیں جموں کشمیر بینک کو بھی انوالو کیا جاتا تھا، اور جموں کشمیر بینک جو ہے وہ ریسٹوریشن کرتا تھا مختلف گارڈنز کی، اب آہستہ آہستہ سے وہ کم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے اب سرکار نے یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کو اب آگے لایا ہے، اور ان کے ساتھ جو MOU سائن کیا گیا ہے کہ یہ ایک ریسٹوریشن کریں گے ان باغات کی، اور ان کو جاذب نظر بنائیں گے. اور کیا اس میں یہ رہے گا کہ جو ٹکٹنگ پروسیس ہوگا وہ اسی فاؤنڈیشن کا رہے گا، یا کہ خود ہارٹیکلچر فلوریکلچر ڈپارٹمنٹ کا رہے گا، اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے. کوشش کر رہے ہیں ہم ہمارے ساتھی عرفان فاضل کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی، اور ان کے ساتھی عرفان، آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ تو شکریہ پروگرام میں جڑنے کے لیے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اصل مقصد کیا ہے یہ JS فاؤنڈیشن کے ساتھ جو یہ MOU سائن کیا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟
देखिए रूफ, अगर मैं बात करूं कल्चर और हेरिटेज को लेकर जो कि कश्मीर की एक शान है, और खास तौर पर इसकी बढ़ोतरी जो है इस वक्त एलजी सरकार जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसे समझती है और इसे प्रमोट करना चाहती है ग्लोबली। तो इस बीच एक जेएसडब्ल्यू जो जिसके चेयरपर्सन है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं फ्लोरिकल्चर के जो सेक्रेटरी हैं, इस बीच एक एमओयू साइन हुआ है और ये हेरिटेज के साथ साथ हेरिटेज गार्डन को एक बेहतर तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसमें खास तौर पर यह चीज बताई गई है कि अगर टेक्निकली जो ये गार्डन है या टेक्निकली जो ये साइट्स हेरिटेज साइट्स है, ये काफी ज्यादा वीक रही है अभी तक, जबकि ये जो सीएसआर के डिवीजन के अंडर ये जो काम होगा, जो कि एक कॉर्पोरेट लेवल का एक सेक्टर है, जो कि एक डिफरेंट तरीके से सोशली इस पर काम करेगा। और साथ साथ में एलजी सरकार ने भी इस बात को बताया है कि ये कंजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक साइट जो है वो एक हॉलमार्क है जम्मू कश्मीर की। इरफान, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या फिर ये जेर निगरानी रहेंगे इसी जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन के या फ्लोरिकल्चर के डिपार्टमेंट के? क्योंकि अगर ये रेस्टोरेशन करेंगे, इसको रेनोवेट करेंगे, इसके लिए जो मामलात है वो जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन करेगा, तो फिर फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट क्या करेगा? देखिए, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट तो गार्डन्स एंड पार्क्स को मेंटेन करता ही करता है, मगर अब सोशली जिस तरीके से कॉर्पोरेट सेक्टर सामने आया है, जिन्होंने सरकार को यह बताया कि हम सोशली इस पर काम करेंगे, मदद करेंगे ताकि इसको और बेहतर बनाया जा सके, क्योंकि टेक्निकली जो है ये काफी ज्यादा कमजोर है। और फाइनेंशियली जहां तक सपोर्ट के हवाले से जो बात बताई गई है, सरकार इस पर अगर पैसा खर्चेगा तो निगरानी दोनों तरफ से रहेगी, जबकि एक डिपार्टमेंट इसे मैनेज करता था, मगर अब जबकि जेएसडब्ल्यू चेयरपर्सन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, तो आने वाले टाइम में फिर जो रेवेन्यू आएगा, क्या वो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को जाएगा या कि जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन को जाएगा? देखिए, ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ही जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से डिपार्टमेंट इस पर काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर तो अपनी तरीके से, इनका मानना है कि ये कई सालों से जो हेरिटेज गार्डन्स है जिसे रिवाइव करने की ज्यादा बेहतर जरूरत, क्योंकि ग्लोबली अगर हम देखेंगे जो वर्ल्ड वाइड गार्डन्स है उसमें कई सारी चीजें डेवलप होती है, जिसे इंटरनेशनली टूरिस्ट एक्लेम्ड भी करता है और पसंद भी करता है। चलिए इरफान, चलिए बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथी इरफान फाजिल बात कर रहे थे, बात हो रही थी मुगल गार्डन्स के हवाले से, क्योंकि रेस्टोरेशन की बात हो रही है और जो जेएसडब्ल्यू फाउंडेशन है वो अब जेरी निगरानी इनकी रहेगी, और बाकी जो मामलात इन गार्डन्स के हवाले से वो अब यही फाउंडेशन करेगी। बाज़ाब्ता तौर पर एक एमओ इस हवाले से साइन किया गया है। नाज़रीन, ये था अभी तक का उर्दू खबरनामा। अपने मेजबान सईद रूफ को मेरी पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। आप अपना ख्याल रखें, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखें।